हेलो एवरीवन। सो केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि नाम ही इसका मतलब बता रहा है, आयनिक इक्विलिब्रियम दैट इज देयर मस्ट बी इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस। आयंस आते कहां से हैं? इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम एक्वस मीडियम में या मॉल्टन स्टेट में रखते हैं तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। सो आयनिक इक्विलिब्रियम बेसिकली डिसोसिएटेड आयंस और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच का इक्विलिब्रियम का स्टडी है। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं उनमें इक्विलिब्रियम नहीं आता। इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है और वो भी उनके आयंस और मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक स्ट्रॉन्ग होगा एक वीक होगा, जिनके लिए अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अप्रोक्सीमेटली 1 होता है उन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और जिनके लिए अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होती है उन्हें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो अल्फा है वो बहुत बहुत कम है, और ऐसा होता भी है। लेकिन एक लॉ है दैट इज ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। उन्होंने मैथमेटिकली और बराबर एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा है वो डाइल्यूशन करने से, मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ाने से, मतलब अगर एक मेरे पास सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट है वीक इलेक्ट्रोलाइट और आप उसमें सॉल्वेंट ऐड करते जाओ, पानी मिलाते जाओ, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो उसका अल्फा बढ़ता जाएगा। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, कभी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में नहीं सोचना है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एक एक्सप्रेशन आता है डेरिवेशन से, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी। ठीक है, ये जो सी है दैट इज कंसंट्रेशन दैट इज एन बाई वी, जो ये साफ साफ हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे अल्फा बढ़ेगा। ठीक है, तो अल्फा को हम डाइल्यूशन करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करके बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक रिलेशन दिया के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, और हमें यहां से पता चला कि जो अल्फा है वो डाइल्यूशन से बढ़ता है। चैप्टर में कुछ शुरू के थ्योरी के हिस्से हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी है, और उसके बाद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं। व्हाट आई पर्सनली फील कि स्टूडेंट जब इस टॉपिक को डिफिकल्ट फील करते हैं उसके पीछे वजह है लिमिटेड कंसेप्ट्स का याद नहीं होना। अगर आप उन्हीं लिमिटेड कंसेप्ट्स को ढंग से याद करें, बार बार रिवाइज करें और उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें, दिस इज सो सिंपल चैप्टर। लिमिटेड कंसेप्ट्स को, राइट, बहुत कुछ नहीं करना है। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन करना है। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो ये कहता है कि अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट में कुछ एसिड होंगे, कुछ बेस होंगे। ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम में है इसमें हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में पीएच निकालते हैं। ठीक है, मतलब H प्लस आयन का माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ये H प्लस आयन आता कहां से है? ये एसिड बेस है क्या? सच में एसिड बेस की एक यूनिक डेफिनेशन आज तक नहीं है। कंडीशन टू कंडीशन, केसेस टू केसेस वैरी करती है। आज भी हमारे सामने एक ऐसी यूनिक डेफिनेशन नहीं है जिससे हम दुनिया के सभी एसिड, सभी बेसिस को बांध सकें। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में आपको क्या समझना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल डेफिनेशंस ऑफ एसिड और बेस याद होनी चाहिए। So the next concept is various concept of acid and bases। उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है आर्हेनियस कंसेप्ट। आज से कई साल पहले लोग टेस्ट करके एसिड और बेस का पता करते थे। बोले एसिड जो है वो सोर इन टेस्ट है, वो खट्टा है, जो बेस है वो कड़वा है। तो आप समझ सकते हैं टेस्ट करके केमिकल को पता लगाना कब तक फिजिबल है। टेस्ट करके नो यू आर गोइंग टू टेस्ट सम पॉइजनस सब्सटेंसेस। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है दैट इज आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस साहब ने कहा कि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है जो H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में फर्निश करता है।
अगर कोई सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन को रिलीज कर रहा तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस वो एक एसिड है। इन द सेम वे एक्वस सॉल्यूशन में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट OH- आयन को रिलीज कर रहा तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस वो बेस है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन को H+ और OH- आयन तक ही सीमित रखा। अगर कोई एसिड है तो वो H+ आयन देगा पक्का, अगर कोई बेस है तो वो OH- आयन देगा पक्का एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा आरेनियस का मानना था। और उनके इस कंसेप्ट के हिसाब से उन्होंने वाटर को एज अ न्यूट्रल माना और कहा कि वाटर एक सॉल्वेंट का काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वाटर न्यूट्रल है, मैं ये कह रहा हूं एज पर आरेनियस कॉन्सेप्ट वाटर इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल। और आज भी जब हम इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो एसिड को हम H+ फर्निश करने वाला ही इलेक्ट्रोलाइट मानेंगे और बेस को OH- फर्निश करने वाला ही इलेक्ट्रोलाइट मान के सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बट एक थ्योरी के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं कि एसिड बेस क्या है, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो एसिड है आरेनियस के हिसाब से केवल H+ और OH- आयन तक सीमित था, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड रहा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे एसिड है, ऐसे बहुत सारे बेस हैं जिनमें H+ OH- आयन नहीं है, फिर भी वो एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। सो उसी समय एक दूसरा कंसेप्ट आता है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। उन्होंने अपनी डेफिनेशन को अब H+ OH- से हटा के केवल H+ तक सीमित रखा। उन्होंने कहा एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में किसी भी मेथड से H+ आयन को डोनेट करते हैं। जो H+ आयन रिलीज कर सकते हैं इन एनी सॉल्वेंट इन एनी मीडियम अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी दैट विल बी द एसिड। इन द सेम वे जो H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं उन्होंने कहा वो बेस है। अब एसिड और बेस का जो क्लासिफिकेशन है केवल एक ही आयन तक सीमित हो गया, दैट इज H+ आयन। जो H+ आयन डोनेट कर रहा वो एसिड है, जो H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा वो बेस है, ऐसा मानना था ब्रॉन्स्टेड का। और उनकी इसी डेफिनेशन में, इसी कंसेप्ट में एक कंसेप्ट आता है कॉन्जुगेट का। ठीक है, जैसे समझते हैं, इमेजिन करिए मेरे पास HCl, ये एसिड है, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो HCl H+ आयन को रिलीज करता है, तो H+ आयन और वाटर मिलके बनता है H2+ प्लस Cl-। ठीक है, ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी है इसमें जो H+ आयन है वो किसके द्वारा रिलीज हुआ? HCl के द्वारा। तो उन्होंने कहा जो H+ आयन रिलीज करता वो कौन है? एसिड। तो ये क्या हो गया? एसिड, राइट। अब HCl में से H+ आयन चला गया तो क्या बचा बच्चों? Cl- आयन। उन्होंने कहा ये उसका कॉन्जुगेट है। क्या है ये? कॉन्जुगेट है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में H+ आयन का डिफरेंस है, H+ आयन का गैप है, उसे हम उसका कॉन्जुगेट बोलेंगे। मतलब HCl और Cl- दोनों आपस में कॉन्जुगेट है, वाटर और H2+ दोनों आपस में कॉन्जुगेट है। क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस कितने का? H+ का। HCl और Cl- क्या है? कॉन्जुगेट। अमोनिया और NH4+ क्या है? कॉन्जुगेट। क्यों? डिफरेंस कितने का? एक H+ आयन का। तो अगर किसी स्पीसीज में H+ आयन का डिफरेंस है उसे हम कॉन्जुगेट स्पीसीज बोलते हैं, उसे हम कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं, राइट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि HCl यहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों? क्योंकि ये एसिड जो है वो H+ आयन को डोनेट कर रहा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो तो बेस होगा, पक्की बात है। ये एसिड है तो बेस होगा, ये बेस है तो एसिड होगा। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बेस तो है, कॉन्जुगेट एसिड बेस होते हैं, बट अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ये वीक बेस होगा, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसने H+ आयन एक्सेप्ट किया तो ये बेस है। ये बेस है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये है। ठीक है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा, बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस होगा, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में HCl प्लस NH3 इज इन इक्विलिब्रियम विद Cl माइनस प्लस NH4 प्लस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, ये जो रिएक्शन है इसमें भी कॉन्जुगेट पेयर है। ठीक है, जो HCl है और जो Cl माइनस, ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेट पेयर। ये क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या होगा? बेस। कैसा बेस होगा? वीक बेस, राइट। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये क्या? यहाँ पे बेस। क्या यहाँ पे? बेस। तो ये क्या कर रहा है? H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा, H+ आयन एक्सेप्ट कर क्या बना रहा? NH4+। ठीक है, तो अमोनिया विच इज अ वीक बेस, इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या बनेगा? एसिड। और कैसा एसिड बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये था लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, जिन्होंने कॉन्जुगेट पेयर के बारे में बात करी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे सामने एसिड बेस की वो है लुईस एसिड एंड बेस कंसेप्ट। ठीक है, जैसा कि आपने देखा अरेनियस में भी लिमिटेशन थी, वो केवल H+ और OH- आयन तक लिमिटेड था।
लॉरी ब्रोंस्टेड केवल H+ आयन के फॉर्म में था। मतलब अगर किसी स्पीसीज में H+ आयन नहीं है तो उनके हिसाब से उसे हम एसिड या बेस क्लासिफाई नहीं कर सकते। अरेनियस और लॉरी से जब पूछा गया कि AlCl3 क्या है, दे वर अनेबल टू आंसर। BF3 क्या है, दे वर अनेबल टू आंसर, क्योंकि उनकी डेफिनेशन के हिसाब से H+ आयन और OH- आयन का होना जरूरी था। सो अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड कंसेप्ट, एसिड वो स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं उन्होंने उसे एसिड कहा, इन द सेम वे जो लोन पेयर डोनर होते हैं। लोन पेयर हो वो बेस नहीं है, जिस पर लोन पेयर हो भी और डोनेट भी करे उन्होंने कहा वो लुईस बेस है। राइट, एसिड बेसिस को जब हम समझ जाते हैं तो एक बात तो अभी इस चैप्टर के लिए आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जो H+ आयन देगा दैट इज द एसिड, और हम पीएच के कैलकुलेशन में इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे। राइट, इन बातों के बाद एक छोटा सा एग्जांपल समझना जरूरी है वाटर का, क्योंकि वाटर यहाँ पे एक सॉल्वेंट है और वाटर के बारे में बहुत कुछ स्पेसिफिक बातें हैं, क्योंकि हम जितने भी सॉल्यूशन लेके चलेंगे उनमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हमें वाटर के बारे में भी समझनी होंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं केस ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट इज केस ऑफ वाटर। ठीक है, समझते हैं आखिर वाटर का केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, थोड़ा सा फील करते हैं। राइट, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर? 18। ठीक है, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, मैंने 1 लीटर लिया पानी, 1 लीटर पानी। सो 1 लीटर पानी मतलब कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। और वाटर की डेंसिटी मैंने अभी आपको बताई 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में 1 ग्राम, तो 2 ml में 2 ग्राम, तो 1000 ml में 1000 ग्राम। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितने ग्राम हो गए? 1000। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.55 मोल्स। आपको याद भी होना चाहिए 55.55 मोल्स ऑफ वाटर। ये 55.55 मॉलिक्यूल नहीं है, ये 55.55 मोल्स हैं। राइट, वाटर के इतने सारे मोल्स हैं 1 लीटर वाटर में। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है, मैं इसकी कैलकुलेशन से कुछ और निकालने वाला हूं। ठीक है, सो 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स ऑफ वाटर हैं? 55.55। मोलैरिटी जिसका फॉर्मूला होता है N/V, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कितने मोल्स हो गए बच्चों? 55.5। कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर। सो व्हाट विल बी द मोलैरिटी? 55.55 मोल्स पर लीटर। अब ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत ढंग से बैठ जाए कि वाटर की मोलैरिटी है 55.55। मोलैरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मोलैरिटी अमाउंट के बदलने से नहीं बदलेगी। ये कहने का मतलब है कि अगर 1 लीटर वाटर की मोलैरिटी है 55.55 तो कतरे कतरे की मोलैरिटी है 55.55। आप 1000 ग्राम पानी लें तब भी मोलैरिटी 55.55। 10 ग्राम ले, 20 ग्राम ले, 1 बूंद ले, 1 माइक्रोग्राम ले, वाटर की जो कंसंट्रेशन है, जो मोलैरिटी है, वो 55.55 ही होने वाली है। राइट, 25 डिग्री सेल्सियस पर ये कंडीशंस आपको याद रखनी है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है उसे आप 25 डिग्री सेल्सियस ही मान लेंगे। 25 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज 10 की पावर -7। ये कंसंट्रेशन है बच्चों, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर। H+ की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -7, OH- आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -7। इसका फील ये है कि 1 लीटर पानी में केवल 10 की पावर -7 मोल्स ऑफ H+ है। 1 लीटर वाटर में 55.55 मोल्स ऑफ वाटर है, लेकिन H+ आयन केवल 10 पावर -7 है। सर आप ये बताना क्या चाहते हो? बताता हूं। H+ आयन एक कंसेप्ट यहां पे है जो आपको याद रखना है। H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन जब जब इक्वल होगी वही सिचुएशन न्यूट्रलिटी की कंडीशन होती है। आप ना आज के बाद ये कहेंगे ना सुनेंगे कि pH = 7 का मतलब न्यूट्रलिटी होता है। pH = 7 का मतलब न्यूट्रलिटी तब होता है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो। H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन है 10 की पावर -7, और जब कभी H+ आयन और OH- आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी वही न्यूट्रलिटी की कंडीशन होगी।
in any temperature, in any scenario, for neutrality, you just have to equate the concentration of H plus is equal to concentration of OH minus ion. मैं आपको ये फील कराना चाहता हूं कि वाटर कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो बताने के लिए मैंने कहा कि 1 लीटर पानी में पानी के 55.55 मोल है, H प्लस आयन OH माइनस आयन इतने इतने हैं। एक काम करते हैं, एक बार वाटर के मॉलिक्यूल्स का और H प्लस आयन के मॉलिक्यूल का रेशियो निकाल लेते हैं। वाटर के कितने मोल थे? 55.55। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? 55.55 इंटू Na। इसके कितने मोल हैं? 10⁻⁷ मोल 1 लीटर वाटर में। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए? 10⁻⁷ इंटू Na। मैं क्या करता हूं, एक बार वाटर और H प्लस आयन का रेशियो निकाल देता हूं। जब मैं H प्लस आयन और वाटर का रेशियो निकालूंगा तो 55.55 Na इज टू 10⁻⁷ Na। आप देख पा रहे हैं ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा, Na से कैंसिल हो जाएगा। 55.5 इंटू 10⁻⁷, ऊपर क्या लिखा है मैंने? वाटर मॉलिक्यूल, नीचे क्या है? H प्लस आयन। इसको फील के लिए बता रहा हूं बस मैं। अगर 55.5 इंटू 10⁻⁷ वाटर मॉलिक्यूल होंगे तो केवल एक H प्लस होगा। कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है यार। व्हाट इज दिस अल्फा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकन। आपने इतना पानी लिया, उसमें से एक H प्लस आयन आया, मतलब इतने मॉलिक्यूल में केवल इतना ही टूटा। दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, राइट। तो होता क्या है कि अब हमने वाटर के बारे में जाना, हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 10⁻⁷ है, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस भी 10⁻⁷ है, राइट। चलो अल्फा निकालें। तो अल्फा कैसे निकालें? वाटर, अब ये तो पता चल गया वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है मतलब इक्विलिब्रियम आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं आता है, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम आता है। तो देखिए मैं कैसे एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। T इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं कंसंट्रेशन है C। तो जब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी, एक समय ऐसा आएगा जब उसकी लाइफ में इक्विलिब्रियम आएगा, तो मैं लिख सकता हूं C माइनस C अल्फा। यहां लिख दिया C अल्फा। यस और नो? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बच्चों? C अल्फा। तो C अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो मैं कह सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन C। क्या हमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन पता है? बिल्कुल पता है। कितनी पता है? 10⁻⁷। क्या हमें C भी पता है? बिल्कुल पता है। कितना है? 55.55। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻⁷। कितनी छोटी वैल्यू है। बच्चे से कहो 100 में से एक टूटा तो क्या टूटा? 100 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल टूटा। तो अल्फा इज इक्वल टू मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन मॉलिक्यूल टेकन। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/100। 1/100 मतलब 1% टूटा। वो उसे बहुत छोटी वैल्यू मानता है। जरा आप इसे देखिए, ये क्या है? 1.8 इंटू 10⁻⁷। दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। वाटर का अल्फा बहुत छोटा होता है, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, दैट इज K आयनाइजेशन। तो K लिखने का तरीका क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन OH माइनस अपॉन वाटर, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास K आयनाइजेशन वैल्यू आती है 1.8 इंटू 10⁻⁷ -16। दिस इज द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, आपको याद रखना है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁷। नेक्स्ट कंसेप्ट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, केवल आयन का प्रोडक्ट। ठीक है, तो K इक्वल टू क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। मैंने वाटर को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इस नंबर से 55.55 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है क्या? नहीं, K आयनाइजेशन इज इक्वल टू दिस, राइट। अब मुझे लिखना है KW। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें तो K आयनाइजेशन इंटू 55.55। K आयनाइजेशन इंटू 55.55 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। जब आप 1.8 इंटू 10⁻⁻16 को 55.55 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये केवल 10⁻14 बचता है, मतलब 1 बचता है। एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? 10⁻7। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस? 10⁻7। ये कितना सॉल्व होके जाएगा? 10⁻14। दिस इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आप देखो जरा, यहां से वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन बन रहा है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, राइट।
जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड और टूटेगा और H+ आयन आएगा और OH- आयन आएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्रेजुअली नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ OH- आयन बढ़ने लगता है, राइट। मतलब ये जो Kw की वैल्यू 10⁻14 है, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं H+ और OH- का कंसंट्रेशन बढ़ता है, मतलब Kw की वैल्यू बढ़ती है। मैं एक फैक्ट बता रहा हूं कि जब 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो Kw की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। 25 डिग्री सेल्सियस पर ये 10⁻⁻14 है और 90 डिग्री सेल्सियस पे ये 10⁻⁻12 है। तो आप समझ गए होंगे, अगर ये 10⁻⁻12 है और दोनों आयन की कंसंट्रेशन इक्वल रखनी है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना, 10⁻⁻6। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं Kw। अब Kw को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। Kw को हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है तो जहां ये लिखा है वहां मैं क्या लिखूं, H+ आयन। तो कभी कभी ऐसा भी लिखा मिलता है Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ का होल स्क्वायर। तो कभी कभी OH- के फॉर्म में लिखा मिलता है कंसंट्रेशन ऑफ OH- का होल स्क्वायर। अब आप खुद समझिए, Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ का स्क्वायर, मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kw, कंसंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kw। तो ये सब पैटर्न है, जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल में उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी। के लिए बस है कि भैया ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया एंड सो ऑन, राइट। उसी प्रकार से जो H+ आयन है वहां हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3O पॉजिटिव। सो Kw वी कैन राइट H3O पॉजिटिव इनटू OH- आयन। उसी प्रकार से दोनों को मैं इक्वल कह रहा हूं तो और वी कैन राइट Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव का होल स्क्वायर, ठीक है। मजे की बात यह है बच्चों कि जो वाटर होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसका आयनाइजेशन कांस्टेंट इतना होता है। वाटर का जो Kw है उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और वाटर की Kw है 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये बढ़ेगा। आपके दिमाग में आज से एक बात क्लियर हो, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या, pH इक्वल टू 7 है? नहीं। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या, pH इक्वल टू 7 है एट 25 डिग्री सेल्सियस? हाँ। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या, H+ आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू OH- कंसंट्रेशन एट एनी कंडीशन? हाँ। किसी भी कंडीशन पर अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इक्वल होगा, ये न्यूट्रलिटी कंडीशन हमेशा है, राइट। हमारे सामने एक रिलेशन आ गया Kw इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH-। मैंने क्या किया, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लिया। जब हम दोनों तरफ माइनस लॉग लेते हैं तो हमारे सामने एक रिलेशन आ जाता है pH प्लस POH इज इक्वल टू 40। pH प्लस POH इज इक्वल टू 40। ये जो रिलेशन आया कि pH और POH दोनों मिलके कितने होंगे, 40। ये हमें बहुत हेल्प करेगा एक्वस सॉल्यूशन में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जब आप pH निकालेंगे तो उसकी मदद से POH निकाल सकते हैं, या POH की मदद से pH एंड सो ऑन, ठीक है। अब सवाल है सर ये pH है क्या, हम कैसे निकालें। बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। उसके पहले देखते हैं pH का कैलकुलेशन हम कहां कहां कैसे कैसे करने वाले हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं pH की कैलकुलेशन की। मैं टोटल कितने टॉपिक डिस्कस करूंगा, एक फ्लो होना जरूरी है ताकि आप समझ पाएंगे आसानी से। सबसे पहले अपन pH निकालेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का pH एंड POH, POH से pH, pH से POH अपन निकाल सकते हैं। दूसरा हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वीक एसिड वीक बेस का, ठीक है। फिर जब दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे pH ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और उसमें क्या pH होगा वो सारी बातें। और हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा दैट विल द बफर सॉल्यूशन। इन 4 सेक्शन में हम लोग pH का कैलकुलेशन करेंगे। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, या तो सवाल pH का स्ट्रॉन्ग एसिड का आएगा, या तो वीक का आएगा, या तो सॉल्ट का आएगा, या तो बफर सॉल्यूशन का आएगा। हालांकि log 1 से log 10 की सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। आपको याद हो log 2 दैट इज 0.3, log 3 that is 0.48, log 5 that is 0.69 approximately equal to 0.7, log 7 0.85। ये सारी वैल्यूज आपको ढंग से याद होनी चाहिए।
उसी के साथ अंडर रूट ऑफ 10 दैट इज 3.162, ये बहुत यूज आएगा। अंडर रूट ऑफ 2 ये भी बहुत यूज होता है, 1.414। अंडर रूट 3 1.732, अंडर रूट 5 2.236। एटलीस्ट इतना तो याद होना चाहिए। अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इन डाटा का इस्तेमाल होता है तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का कैलकुलेशन का। बस आपको ध्यान ही रखना है कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के पीएच का कैलकुलेशन कर रहे हो तो जो हमारा सॉल्यूशन हो वो बहुत डाइल्यूट ना हो। बहुत डाइल्यूट ना हो का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन है 10 की पावर -6 से ज्यादा ही हो, -7 नहीं हो, -8 नहीं हो। अगर कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 या -8 के ऑर्डर का होगा तो हमें वाटर से भी H+ को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होगा तो वाटर का जो H+ आयन का कंट्रीब्यूशन है वो भी ऐड होगा। सो राइट नाउ जब मैं आपसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूं तो आपको दिमाग में लेके चलना है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन इन जनरल 10 की पावर -6 से नहीं कम होनी चाहिए। ठीक है, हालांकि इन टॉपिक्स को न्यूमेरिकल से समझना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी कुछ थ्योरी की बातें हैं, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उनमें सबसे पहली बात यह है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, उसमें जो H+ आयन, अगर एसिड है तो बेस है तो OH-, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो एसिड और बेस के बराबर है। ऐसा मानिए कि हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, लेट्स से HCl, ठीक है। अब HCl का डिसोसिएशन हुआ तो बना H+ + Cl-। तो इसमें जो H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी वो एसिड की कंसंट्रेशन के बराबर ही होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने बेस लिया होता तो OH- आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो बेस की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। अपने को निकालना है पीएच या पीओएच, तो अपने को कंसंट्रेशन ऑफ H+ या OH- आयन से मतलब है। मतलब अगर आपने ये समझ लिया कि कोई भी सवाल हो, कैसा भी सिचुएशन हो, मेरा मात्र एक फोकस है, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन फॉर पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ OH- फॉर पीओएच, ये बस अपने को चाहिए। तो जब आप H+ आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेशन के बराबर है। इन द सेम वे जो OH- की कंसंट्रेशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर है, क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है। तो जितना एसिड जितना बेस लेंगे उसी के इक्विवेलेंट हमें H+ और OH- आयन मिलेगा। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या मैं जितने फॉर्मूले आपको आगे बताऊं, राइट, तो आप ये कोशिश करें जहां कंसंट्रेशन आए, कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी के फॉर्म में सोचें, मतलब मैं कहूं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, तो सच में मैं कहना चाहता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, है ना, नॉर्मेलिटी से सोचो। तो न्यूमेरिकल्स में हमेशा आपको बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, जब कभी अपन दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, राइट, जैसे मान लीजिए मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, दूसरा है, दोनों को मिक्स कर दिया। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो H+ आयन पहले सॉल्यूशन से भी आएगा, H+ आयन दूसरे सॉल्यूशन से भी आएगा। तो व्हाट विल बी द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन? तो जब आप टोटल कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन निकालेंगे तो पहले सॉल्यूशन का N/V, दूसरे सॉल्यूशन का N/V। अगर एक जैसा सॉल्यूशन है तो याद रखिएगा मैंने एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाया है, मैंने एसिड प्लस एसिड को मिलाया है और बेस प्लस बेस को मिलाया है, एसिड बेस को नहीं मिलाया। अगर एसिड बेस को मिलाऊंगा तो सॉल्ट बनेगा। अब एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाया जा रहा है, मतलब पहले सॉल्यूशन से वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ आयन है, दूसरे सॉल्यूशन से वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ आयन है, तो टोटल कितने H+ आयन है? तो वो निकालने का तरीका है समेशन NV अपॉन समेशन V। बच्चा याद रखे कि जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे कंसंट्रेशन बदल सकता है, राइट। तो समेशन NV अपॉन समेशन V। इन द सेम वे अगर दो बेसिक सॉल्यूशन को मिलाया गया है स्ट्रॉन्ग बेस, तो कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज इक्वल टू समेशन NV अपॉन समेशन V। आप कंसंट्रेशन को नॉर्मेलिटी के फॉर्म में सोचेंगे। समेशन NV का मतलब है पहले सॉल्यूशन का N1V1 प्लस दूसरे सॉल्यूशन का N2V2 प्लस तीसरे सॉल्यूशन का N3V3 प्लस डॉट 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 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 डॉट। अगर एक जैसे सॉल्यूशन को मिलाया तो नेट H+ आयन नेट OH- इस प्रकार से निकाला जाएगा। ठीक है, अगला जो केस है वहां पे हमने क्या किया, एसिड और बेस को मिला दिया।
अब एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, राइट। अभी अपन ने वीक एसिड वाली बात नहीं करी है। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो एसिड बेस की रिएक्शन होकर क्या बनेगा, सॉल्ट। अगर एसिड की नॉर्मेलिटी है N1 और वॉल्यूम है V1, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, और बेस की नॉर्मेलिटी है N2, वॉल्यूम है V2। जो नॉर्मेलिटी है उसका फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। मतलब जब हम NV लिखते हो तो हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। तो आप ऐसा फील करो कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो ताकत है। क्या है वो, ताकत। मतलब एसिड और बेस को जब आप मिलाओगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जब आप मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा। अगर दोनों की ताकत इक्वल है, अगर दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब है ताकत। ऐसा आप सोचो याद करने के लिए, अगर एसिड और बेस को आप मिक्स करोगे और दोनों की ताकत इक्वल है, दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल है, ये कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, राइट। अब आपने एसिड और बेस को मिलाया तो सॉल्ट बना, पर किसी एक की ताकत ज्यादा थी, तो भैया जिसकी ताकत ज्यादा होगी सॉल्यूशन वैसा तो होगा, और ताकत का मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब नॉर्मेलिटी इनटू V। तो अगर N2V2 मतलब बेस की ताकत, N2V2 क्यों, N इंटू V क्या बन गया बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर बेस की ताकत मतलब N2 और V2 इज ग्रेटर देन एसिड की ताकत मतलब N1 V1, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। अब बेसिक होगा तो उसमें क्या ज्यादा होगा, OH माइनस आयन। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू बेस की ताकत माइनस एसिड की ताकत अपॉन V1 प्लस V2। इन द सेम वे अगर N1 V1 N2 V2 से ज्यादा होगा, मतलब एसिड की ताकत बेस से ज्यादा है, मतलब एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट बेस से ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। जब सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो किसके आयन, H प्लस क्या है, तो H प्लस आयन इज इक्वल टू N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट केस जो मैं एज अ न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज विद इक्वल वॉल्यूम्स of 2 or 3 solutions of known pH are mixed। ठीक है, एक सॉल्यूशन है हमें उसका pH पता है, एक दूसरा सॉल्यूशन है हमें उसका pH भी पता है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया। आपको इन सवालों में सोचना क्या होता है, पहले सॉल्यूशन में से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को फाइंड करें, दूसरे सॉल्यूशन में से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को फाइंड करें और नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालें। बस फर्क इतना है कि जब आप कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो याद रखें कि यहां पे जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। वॉल्यूम डिवाइड करना बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, वहीं से यहां पर एरर आता है। मैं इस सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूं। सवाल है when equal volumes of 2 solution with pH is equal to 2 and pH is equal to 3 are mixed, pH of the final solution is। एक सॉल्यूशन है उसका pH दे रखा है 2, pH की वैल्यू 2 है, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है बच्चों वो कितना है 10 की पावर माइनस 2। pH की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है वो कितना है 10 की पावर माइनस 3, राइट। अब ये पहले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है, दूसरे का है, जब दोनों को मिलाऊंगा तो जो नया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा वो दिस प्लस दिस अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो आप कहोगे पहले सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2 प्लस 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 2, भाई वॉल्यूम तो दोगुना हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहां से 10 की पावर 2 को कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस 10 की पावर 2 कॉमन ले लिया, 10 की पावर माइनस 1 बच गया, जिसका मतलब 0.1 अपॉन 2 लिख लूं, चलेगा बच्चों। 1 प्लस 0.1 का मतलब है 1.1, 1.1 अपॉन 2 कितना होता है बच्चों 0.55 इंटू 10 की पावर माइनस 2, जिससे मैं लिख सकता हूं 55 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये नया कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है, लेकिन सवाल हमसे H प्लस की कंसंट्रेशन नहीं पूछा है, सवाल हमसे pH पूछा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं pH का मतलब है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, राइट। तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस दैट इज 55 इंटू 10 की पावर माइनस 4। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 10 की पावर माइनस 4 बाहर आ गया, दैट इज 4 माइनस लॉग 55। लॉग 55 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 1.74 के आसपास। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.26। दिस विल बी द रिजल्टेंट pH ऑफ दिस सॉल्यूशन।
ये इस सवाल को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड तरीका है, करेक्ट मेथड है। मैं आपको यहां पे एक ट्रिक बताता हूं। बताऊं क्या ट्रिक? वैलिड तभी है जब पीएच का डिफरेंस 1 का हो। मतलब अगर पीएच का डिफरेंस 1 का है, कितने का है? 1 का। पीएच का डिफरेंस 1 से ज्यादा नहीं चाहिए। 2 3 हो या 3 4 हो या 8 9 हो या 9 10 हो या 11 12 हो, डिफरेंस 1 का हो, तब ये ट्रिक काम करेगी। और 2 सॉल्यूशन का मिक्स किया। जो अगला केस लूंगा वो 3 सॉल्यूशन का है, वहां पे ट्रिक बताऊंगा। अभी फिलहाल ये 2 सॉल्यूशन का है, राइट? तो 2 सॉल्यूशन अगर मिक्स किया है, आपको निकालना है पीएच। तो सबसे पहले क्या करो, आप जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ है वो एवरेज निकाल लो। ठीक है, एवरेज निकाल लिया, सीधे पीएच एवरेज निकाल लो। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, राइट? सबसे पहले क्या करो, एवरेज पीएच निकाल लो। तो कितना है वो 2 + 3/2, कितना हो गया? 3 2 5, 5/2 कितना हो गया बच्चों? 2.5। अब ये जो आया एवरेज पीएच, उसमें से 0.24 को माइनस कर दो। किसको माइनस करो? 0.24 को। जब आप यहां से 0.24 को माइनस करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा। 0.24 को माइनस किया तो कितना मिलेगा? 2.26। आप देखिए दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। अगर पीएच का डिफरेंस 1 है मात्र, तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल होगी। 0.24 से माइनस कर दें, आपको पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे सामने है उसमें अपने पास 3 सॉल्यूशन है ना? एक का पीएच 1 है, एक का पीएच 2 है, एक का पीएच 3 है। तीनों को मिला दिया और आपसे पूछा है रिजल्टेंट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। करने का मेन तरीका वैसा ही जैसा मैंने 2 सॉल्यूशन का बताया था। आप पहले सॉल्यूशन से, दूसरे सॉल्यूशन से और तीसरे सॉल्यूशन से कंसंट्रेशन ऑफ H+ को निकालें और फिर उसे 3 से डिवाइड करें क्योंकि तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, और फिर वहां से आप पीएच निकालें। एल्स इसका एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक भी है जो मैं आपको यहां बताता हूं। मेन तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैंने इसके पहले वाले सवाल को किया, लेकिन हम इसे ट्रिक से करते हैं। बट अगेन मेरी जो ट्रिक है वो तभी तक वैलिड है जब पीएच का डिफरेंस 1 का है। अगर पीएच का डिफरेंस 1 से ज्यादा का है तो हमें उसी यूनिक, उसी मेन मेथड से करना होगा। बट क्योंकि यहां पीएच 1 का है तो इसे हम अपने शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहले जो आपके सामने पीएच गिवन है, इन तीनों का एवरेज निकालिए। तो पहले का पीएच, दूसरे का पीएच, तीसरे का पीएच अपॉन 3, राइट? 3 2 5 1 6, 6/3 कितना आ गया बच्चों? 2। ये जो मेरे सामने आया ये तीनों का एवरेज आया। ठीक है, अब हमें निकालना है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो तीनों का पीएच ऑफ द सॉल्यूशन का जो एवरेज है वो फाइनल पीएच नहीं है। ट्रिक ये कहती है कि आपके सामने जो पीएच आया उसे 0.56 से माइनस कर दें। जब 2 सॉल्यूशन है तो 0.24 से माइनस करें, जब 3 सॉल्यूशन है तो 0.56 से माइनस करें। मैं इस डाटा को, इस 2 को, एवरेज पीएच को 0.56 से माइनस करता हूं तो 2 - 0.56। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 1.44, 1.44, राइट? तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा सॉल्यूशन है। हाँ, इसे आप मेन मेथड से भी कर सकते हैं, इसे आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं वीक एसिड के पीएच के लिए। उसके पहले एक केस और बच रहा है। अभी तक मैंने जितने भी केसेस लिए उनमें जो सॉल्यूशन था स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का, वो डाइल्यूट नहीं था। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर स्ट्रॉन्ग का सॉल्यूशन डाइल्यूट हो तो कैसे करें, उसके बाद हम लोग आएंगे वीक एसिड पे, राइट? सो नेक्स्ट इज pH of extremely dilute solution of a strong acid and a strong base। अभी भी सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ही होगा। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन, राइट? अब सवाल जो है तो बच्चे अक्सर क्या करते हैं, 10⁻⁻8 मोलर HCl सॉल्यूशन है, अक्सर जो करते हैं मैं वो बता रहा हूं पहले। ठीक है, तो उनको लगा कि एसिड की कंसंट्रेशन है 10⁻⁻8 मोलर, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा वो भी होगा 10⁻⁸ मोलर, और यहां से वो पीएच की वैल्यू बता देते हैं 8। आप खुद सोचो यार, ठीक है मान लेते हैं वो डाइल्यूट है पर है तो एसिड ना। क्या कभी किसी एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे?
मतलब ये जो हमने किया वो तो सही नहीं है। अब इसको कैसे करें? अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तो आपको जो एक बात दिमाग में रखनी वो ये कि अब वाटर का भी H+ ऐड होगा। सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो उससे जो H+ आएगा बहुत छोटा होगा, लेकिन अब आपको वाटर का भी H+ ऐड करना होगा। तो एक बच्चे ने बड़ा बेसिक सा सवाल पूछा, सर आज हमें वाटर का H+ ऐड करना होगा, क्यों? क्योंकि आज वाटर का H+ है और जब स्ट्रॉन्ग था और डाइल्यूट नहीं था तो हम वाटर का H+ ऐड नहीं करते थे क्योंकि वाटर का H+ नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं था तो एसिड का H+ इतना ज्यादा था कि वाटर के H+ की तुलना में उसे हम नेग्लेक्ट कर देते थे वाटर के H+ को। मींस अगर एसिड की कंसंट्रेशन होती, जस्ट इमेजिन 0.1 मोलर, तो यार H+ कितना होता है 0.1 और वाटर का H+ कितना है 10⁻⁷। तो क्या आप इस H+ में 10⁻⁷ को जोड़ना जायज समझेंगे? 0.1 के कंपैरिजन में 10⁻⁷ एक बहुत छोटा नंबर है। लेकिन आज क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ बहुत कम है, अब वाटर के H+ को भी ऐड करना पड़ेगा। यही इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे एग्जाम के लिए, हमारे मेडिकल एग्जाम के लिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें और इसका एक्चुअल मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा हमें अब वाटर के H+ को भी ऐड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁸ मोलर, मतलब यहां से जो H+ आएगा वो कितना आएगा 10⁻⁸, और वाटर से जो H+ आएगा कितना आएगा 10⁻⁷। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए मैंने 10⁻⁷ को कॉमन ले लिया, तो जाएगा 1 + 10⁻⁻1 दैट इज 0.1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना होगा 1.1 × 10⁻⁷। ये जो मैंने लिखा दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ H+ इन द सॉल्यूशन। लेकिन सवाल हमसे pH पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? pH। तो pH के लिए मुझे लेना होगा इसका माइनस लॉग। तो मैंने क्या किया, इसका माइनस लॉग लिया, तो इट विल कम आउट माइनस लॉग ऑफ H+, इधर भी लिया इधर भी लिया, तो माइनस लॉग ऑफ 1.1 × 10⁻⁷। जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो माइनस लॉग A × B मतलब माइनस लॉग A प्लस माइनस लॉग B, तो माइनस लॉग 10⁻⁷, ये कितना हो जाएगा 7, और लॉग 1.1 तो 7 माइनस 0.04 which comes out roughly 6.96। कितना जाएगा बच्चों 6.96, जो कि 7 से कम है, जायज है। ये इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका है एज पर अवर एग्जाम, बट दिस इज नॉट द मेन मेथड, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट मेथड। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे ही हमने वाटर में इस डाइल्यूट एसिड को ऐड किया तो वाटर का जो हमने H+ लिया वो लिया 10⁻⁷। सच में इस एसिड को ऐड करने से वाटर का H+ आयन 10⁻⁷ नहीं रहेगा, आपको वहां एक्चुअल पता करना होगा, राइट। इस सवाल को करने का जो एक्चुअल मेथड है मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये तो हमारे एग्जाम के हिसाब से है, कुछ इस प्रकार से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया, लेकिन इसका एक्चुअल मेथड क्या होगा जरा सुनिएगा। इसका जो एक्चुअल मेथड होगा वो थोड़ा सा हमारे एग्जाम के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक फैक्ट बताना चाह रहा हूं मैं। ये है वाटर, ठीक है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है H++ OH-, राइट। अब आपने लिया HCl में से H+ आयन आया, OH और Cl- आयन आया। होता क्या है, इस H+ आयन और इस H+ आयन का कॉमन आयन होता है, और कॉमन आयन लगने की वजह से वो जो वाटर से H+ आयन आ रहा था वो पहले से भी कम आएगा। बिकॉज ऑफ दिस कॉमन आयन, भाई ये तो इक्विलिब्रियम पे है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहां से भी आया, तो H+ जब यहां से भी आएगा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड। मतलब सच में अगर प्योर पानी होता और 25 डिग्री सेल्सियस होता तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होता 10⁻⁷, बट क्योंकि आज एसिड है उसके H+ की वजह से वहां पे H+ आयन और सप्रेस हो जाएगा, उसका जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ नहीं है। क्लियर? हाँ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो एक बात तो पक्की है कि इसका जो कंसंट्रेशन है 10⁻⁸ है, बट इसका अब -7 नहीं है, तो चलो मान लेते हैं ये x है, ये x है, ये भी कितना है x है, राइट। अब हम यहां पे इसका जो नेट कंसंट्रेशन होगा भाई कंटेनर में, तो दोनों ही है,
HCl भी है, वाटर भी है, तो व्हाट विल बी द नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन? तो H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन नेट होगी वो होगी 10 की पावर -8 प्लस x। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं वाटर Kw के पास, तो Kw का एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू H माइनस, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे और फिर कहीं जाके से हम सॉल्व करेंगे, जो काफी लेंदी है। ऐसे सवाल हमारे मेडिकल एग्जाम में नहीं आते। बस मुझे बताना था कि अगर कभी थ्योरी का सवाल आए कि अगर 10 की पावर -8 मोलर HCl को हमने मिलाया तो क्या H प्लस आयन फ्रॉम वाटर 10 की पावर -7 होगा? नहीं, थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट। उसका जो आयन है वो उतना नहीं होगा, वो थोड़ा सा कम होगा। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है वो pH ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -10 मोलर HCl सॉल्यूशन। 5 इंटू 10 की पावर -10 मोलर HCl सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है? डाइल्यूट है। अगर डाइल्यूट है तो क्या हम वाटर के H प्लस को ऐड करें? बिल्कुल ऐड करते हैं। जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना होगा? 10 की पावर -10 फ्रॉम दिस एसिड इनटू 10 की पावर -10, हाँ या ना, प्लस 10 की पावर -7 फ्रॉम वाटर। अब बच्चा इसे सॉल्व करता है, सारी मेहनत करता है। आप खुद एक चीज लॉजिक से सोचो यार, जब 10 की पावर -8 मोलर HCl था तो इसका pH आया 6.96 के आसपास, हाँ या ना। अभी 10 की पावर -10 है, ये बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है। जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो 10 की पावर -7 के कंपैरिजन में ये बहुत नेग्लिजिबल नहीं है। क्या इसे हम ऐड करके सॉल्व करने की हल्का सा वेरिएशन के लिए सॉल्व करें? क्यों ना हम सीधे बोल दें इसका जो pH होगा वो वेरी 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 क्लोज टू 7 होगा। pH फॉर दिस सॉल्यूशन विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 7, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। आई होप ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। सो नेक्स्ट इज pH ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। pH निकालने के पहले यहां पे आपको कुछ फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और आप देखेंगे इन्हीं फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस के फॉर्मूले भी बहुत आसानी से याद कर पाएंगे, राइट? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद हो। ये सारे फॉर्मूले कैसे आए? ये उसी तरीके से आए कि मान लीजिए मेरे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका डिसोसिएशन हुआ तो उससे आया कैटायन, उससे आयन आया, हम लिखा C माइनस C अल्फा, फिर के का एक्सप्रेशन लिखा, वो सारा डेरिवेशन, राइट? बट अभी मैं केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अब अगर वो वीक एसिड है, उसमें भी मोनो बेसिक वीक एसिड है, मतलब एक ही H प्लस आयन जाएगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है जो Ka का एक्सप्रेशन है C अल्फा स्क्वायर। मैंने कहा इसे याद करना है, इसे आप कॉपी में 3 बार 4 बार 5 बार लिख के याद करें। जब ये फॉर्मूले याद होते हैं तो सवाल सॉल्व करना आसान हो जाता है। कैलकुलेशन एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट फॉर्मूले नहीं याद होने से सवाल स्ट्राइक नहीं करता, ठीक है? फिर आपको बहुत बेसिक से सोचना पड़ता है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो मोनो बेसिक वीक एसिड के लिए K = C अल्फा स्क्वायर, राइट? अब उस डेरिवेशन में, तो डेरिवेशन होता है ऐसा, इमेजिन करिए HA है, ये लिखा मैंने H प्लस प्लस A माइनस, राइट? सो C, दिस इज C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ओवर हियर? C अल्फा। तो आपको याद रखना है जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ C अल्फा है, हमें मतलब H प्लस आयन से क्यों हमें निकालना क्या है? pH, और pH = माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन = C इंटू अल्फा। मैं यहां से अल्फा की वैल्यू लिख सकता हूं, अल्फा = √K/C, है ना? K = C अल्फा स्क्वायर है। इस एक्सप्रेशन से, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा = √K/C। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू को मैंने यहां पुट किया, तो जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? √K/C। 3 फॉर्मूले। नंबर 1 K = C अल्फा स्क्वायर, नंबर 2 अल्फा = √K/C, नंबर 3 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस = √K/C। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? pH। हालांकि pH हमेशा इसी से निकाले, बट फिर भी अगर आप याद करना चाहें तो फॉर्मूला क्या होगा? pH = half pKa minus half log C, where C is the concentration of weak acid. pH = half pKa minus half log C। ठीक उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं मोनो एसिडिक वीक बेस के लिए, मतलब उसमें एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि वहां से रिप्लेस हो सकता है। बिल्कुल इसी के जैसा फॉर्मूला है, बस फर्क इतना है कि बेस है तो जहां K है वहां K भी है, जहां H प्लस है वहां OH माइनस है, राइट? जैसा इसका फॉर्मूला क्या था? K = C अल्फा स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? KB = C अल्फा स्क्वायर।
where C is the concentration of base, alpha is the degree of dissociation, right? उसी प्रकार से यहाँ पे H प्लस का फॉर्मूला क्या था, C इंटू अल्फा, तो यहाँ पे OH माइनस क्या हो जाएगा, C इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, √K बाई C, तो यहाँ पे क्या होगी, √KB बाई C। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू √KB इंटू C। इसे आप फॉर्मूले की शक्ल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस हाफ log C। उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ PK माइनस हाफ log C, और इसका फॉर्मूला है हाफ PKB माइनस हाफ log C। कभी कभी प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट पीके और पीकेबी की वैल्यू गिवन होती है, तो जब पीके और पीकेबी की वैल्यू गिवन हो तो सीधे इस फॉर्मूले से थोड़ा आसान पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके साथ दो इफेक्ट बहुत कॉमनली होता है। एक होता है कॉमन आयन इफेक्ट और दूसरा होता है ऑड आयन इफेक्ट। ठीक है, बहुत आसान है समझना, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल सिंपल शब्दों में सोचें। इसके पहले दो बातें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, कि जो इक्विलिब्रियम आता है वो कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आता, वो केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, वहां इक्विलिब्रियम नहीं आता। दूसरा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए ली चैटियर प्रिंसिपल के हिसाब से, जो कहता है अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों बातें पता है तो समझना आसान है। सबसे पहले इफेक्ट का नाम है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट पहले अपनी भाषा में समझते हैं, मतलब एक ही जैसे आयन होंगे तो क्या होगा। कॉमन आयन, एक ही जैसे आयन का इफेक्ट, राइट। जब एक ही जैसे आयन होते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, क्योंकि वो तो पूरा डिसोसिएट है। समस्या वीक में, वीक का डिसोसिएशन नहीं हो रहा, उसमें भी कुछ और हो जाए तो उसके साथ और प्रॉब्लम होती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो घट जाता है, राइट। सो व्हेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग अ कॉमन आयन इज मिक्स्ड विद वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट साथ हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिलाया है जिसमें कॉमन आयन है। अगर मिलाया है तो दोनों जगह से कॉमन आयन आता है, उससे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा कम हो जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इमेजिन करिए वीक एसिड है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, मतलब इसका डिसोसिएशन होगा, इसमें इक्विलिब्रियम आएगा। तो मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम की रिएक्शन लिखी है CH3COOH which is in equilibrium with CH3CO minus plus H plus, right? अब आपने इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, that is CH3CONA। जैसे आप ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे तो इससे एक आयन ये आएगा, एक आयन ये आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो CH3CO माइनस एसिटेट आयन क्या दोनों जगह कॉमन है? दोनों जगह कॉमन है। अब एक ही कंटेनर में आपने दूसरे को मिलाया, तो जैसे ही दूसरे को आपने मिलाया तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो एसिटेट आयन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई? तो जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगा? मतलब हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आने से, कॉमन आयन के आने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब जो इसका अल्फा था और कम हो गया। भाई जब टूटेगा तभी तो आगे जाएगा, पीछे शिफ्ट हो रहा मतलब डिसोसिएट नहीं हो रहा, मतलब जो अल्फा है वो कम हो गया, राइट। इन द सेम वे नेक्स्ट इफेक्ट इज ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट क्या होता है, स्टेटमेंट को समझते हैं। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगेन हमने किसको मिलाया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को। कहां मिलाया? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। व्हेन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग ऑड आयन is mixed with weak electrolyte then alpha increases। इमेजिन करिए इसी सिचुएशन में हमने कॉमन आयन ना मिला के ऑड आयन मिलाया होता, एक ऐसा आयन जो उससे रिएक्ट किया होता, एक ऐसा आयन जिसने उसको रिमूव किया होता, एक ऐसा आयन जिसने उसको कंज्यूम किया होता, दैट इज द ऑड आयन। तो इमेजिन करिए इसी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हमने सोडियम एसिटेट ना मिला के हमने NaOH मिलाया, तो NaOH में से एक आयन OH माइनस आयन आया। ये जो OH माइनस आयन है ये इस H प्लस आयन को कंज्यूम करेगा, और जब इसको कंज्यूम करेगा तो क्या धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जब रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी इसका मतलब इसका अल्फा बढ़ जाएगा, राइट। तो जब हम पीएच के सवाल सॉल्व करेंगे तो नंबर वन अपने को फॉर्मूले याद रखते हैं, नंबर टू कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट के बारे में भी बातें याद रखनी है। तो देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करें। सो दो प्रॉब्लम अपने सामने। पहला सवाल है फॉर 10 की पावर -3 मोलर H2CO3 एसिडिक सॉल्यूशन ऑब्वियसली इफ अल्फा इज इक्वल टू 10% देन फाइंड पीएच। सबसे पहले सोचो आपने इस सवाल ने पूछा क्या है, पीएच, और पीएच का मतलब है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बोलो हाँ या ना। अब H प्लस की कंसंट्रेशन पता करना है।
अब केस देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो जितना हमने एसिड का कंसंट्रेशन लिया उतना ही H+ होता। याद रहे कंसंट्रेशन का मतलब नॉर्मेलिटी है। आप इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले याद करें जहां कंसंट्रेशन है उसे मोलैरिटी नहीं उसे नॉर्मेलिटी सोचेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो जितना कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होता उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता, पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, एक वीक एसिड है। अब वीक एसिड है, हमें कंसंट्रेशन दिया है, हमें अल्फा दिया है, हमसे पीएच पूछा है। अब जैसे ही मैंने कहा वीक एसिड है तो आप सबको वीक एसिड के सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखे थे वो याद आ जाने चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ H+ का फॉर्मूला था C/α। सर आपको √k/c क्यों नहीं याद आया? अरे भाई सवाल में k का डाटा नहीं दिया है तो हमें वो फॉर्मूला नहीं लिखना है, जिसका डाटा दिया वो फॉर्मूला याद आया C/α। C पता है, अल्फा पता है, राइट। लेकिन जो C है वो C का मतलब मोलैरिटी नहीं है, का मतलब नॉर्मेलिटी है। हमें जो पता है वो क्या पता है? मोलैरिटी। चलो सबसे पहले निकाल लें नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी कितना है बच्चों? 10⁻³ एन फैक्टर कितना है? H2CO3 का 2। व्हाट इज द एन फैक्टर फॉर एसिड? टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। हमारे सामने नॉर्मेलिटी आ गई। क्या हमें अल्फा पता है? 10%, बोले तो 0.1। मैं इस वैल्यू को जब यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, पुट करता हूं 2 × 10⁻³ इंटू 0.1 तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁴। चलो निकालें पीएच। तो क्या पीएच के लिए मैं इसका माइनस लॉग ले लूं? सो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁴। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 4 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू मैंने कहा था 3-4 log की वैल्यू याद होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 0.3, सो इट विल कम आउट 3.7। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया। पता था वीक एसिड, सिंपल फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। अगला सवाल है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब क्या निकालना आपने को? अल्फा ऑफ 10⁻⁻² मोलर HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन है तो मैंने जैसे कहा कि आपने को मोलैरिटी नहीं क्या सोचना है? नॉर्मेलिटी। पर क्योंकि एन फैक्टर कितना है? 1, जितनी मोलैरिटी उतनी ही नॉर्मेलिटी। कंसंट्रेशन ऑफ H+ गिवन है, अल्फा पूछा है, सो सिंपल यार। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। तो आपने क्या पूछा बच्चों? अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ अपॉन C। H+ कितना है? 10⁻³ C कितना? 10⁻² मोलर। तो ये कह रहा हूं मैं 10⁻² मोलर। सो 10⁻², ऊपर जाएगा 10⁻², सॉल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1, राइट। 1/10। आप परसेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो परसेंट इज इक्वल टू 1/10 इंटू 100, दैट इज 10%। तो ये कुछ सवाल है, बहुत आसान होता है इन्हें सॉल्व करना अगर आपको फॉर्मूले याद हो। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? लिसिस मींस डिसोसिएशन। किसका डिसोसिएशन? वाटर का। किसके माध्यम से? सॉल्ट के माध्यम से। एक्चुअल में होता क्या है? जब आप सॉल्ट को वाटर में ऐड करते हो तो सॉल्ट अपने आयंस में टूट जाता है। अब आप सबको यह तो पता है कि जो सॉल्ट है उसमें कैटायन है और एक एनायन है। जो कैटायन है वो बेस से आया है और जो एनायन है वो एसिड से आया है, ठीक है। जो सॉल्ट है वो किस प्रकार के एसिड और किस प्रकार के बेस के रिएक्शन से बना है, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया? सॉल्ट का नाम रख लिया, ठीक है साहब। पर सर सॉल्ट के आने से वाटर का लिसिस हुआ कैसे? हाइड्रोलिसिस हुआ कैसे? सॉल्ट जैसे ही अपने कैटायन और एनायन में आता है तो जो कैटायन है वो भी अप्रोच करता है वाटर को और जो एनायन है वो भी अप्रोच करता है वाटर को। कैटायन वाटर से OH- आयन को लेता है, एनायन वाटर से H+ आयन को लेता है। तो हमने कहा कि वाटर का हाइड्रोलिसिस हो गया, ठीक। अब ये तो हो गई बेसिक बातें कि भाई हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, सॉल्ट कैसे करता है एंड ऑल दैट। मैं यहां आपसे डिस्कस करने वाला हूं किस प्रकार से न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। ये जो टॉपिक है कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि वो इसके थ्योरेटिकल पार्ट में जाना चाहते हैं। व्हाट माय सजेशन इज जस्ट लर्न दिस फॉर्मूला। आप बस इन फॉर्मुलेस को याद रखें, आप बस इन फॉर्मुलेस को ढंग से याद रखें, आपसे सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज द इजीएस्ट टॉपिक इन आयनिक इक्विलिब्रियम आई थिंक, बशर्ते आप उसकी बहुत थ्योरेटिकल पार्ट में ना घुसने के आप इन फॉर्मुलेस को याद रखें। और कुछ ही देर में आपको मैं सारे फॉर्मुलेस याद कराने वाला हूं, राइट। तो बात हुई कि सॉल्ट कितने टाइप का है।
किस प्रकार के एसिड से, किस प्रकार के बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बना है, यही उसका टाइप डिसाइड होगा। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बना है तो हमने कहा सबसे पहले सॉल्ट का टाइप होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइप का। हो सकता है जो एसिड है वो वीक हो सकता है जो बेस है वो वीक हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग एक वीक हो सकता है दोनों वीक हो। इस बेसिस पे टोटल 4 तरीके के क्लासिफिकेशन हुए सॉल्ट के। या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा, या तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या तो वीक एसिड वीक बेस होगा। मतलब आपको समझना है कि जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं तो टोटल 4 केसेस ही पढ़ रहे हैं, राइट। अब इनके कुछ एक फेमस एग्जांपल, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का फेमस एग्जांपल है NaCl। आपको करना क्या होता है, जो भी सॉल्ट है आप उसको कैटायन और एनायन में ऐड करिए, ब्रेक करिए। जब आप कैटायन और एनायन में ब्रेक करेंगे तो जो कैटायन है उसमें OH लगाइए, कैटायन कहां से आया है, बेस से, और जो एनायन है उसमें H+ लगाइए क्योंकि वो कहां से आया है, एसिड से। तो जब आप इसमें OH लगाओगे तो क्या हो जाएगा, NaOH, और ये क्या हो जाएगा, HCl। तो इस प्रकार से आप उसके पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या है कि आप कैटायन और एनायन में ब्रेक करिए, OH- और H+ आयन को ऐड करके देखिए, राइट। जैसे कि मैंने आपके सामने अगला सॉल्ट लिखा है NH4Cl। अगेन कैटायन एनायन में ब्रेक करें, यहां लगाएंगे OH- तो क्या बन जाएगा, NH4OH। कैसा है ये, वीक बेस। ये कैसा है, HCl। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट, राइट। नेक्स्ट वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आपके सामने सॉल्ट लिखा है CH3CONA। CH3CONA इसे अगेन हमने ब्रेक किया तो Na+ CH3CO-, जो एनायन है उसमें क्या लगाएं, H+, तो क्या बन जाएगा, CH3COH, जो कि कैसा एसिड है, वीक एसिड। यहां ऐड करिए OH- आयन तो क्या बन जाएगा, NaOH, जो कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो कैसा सॉल्ट हुआ बच्चों, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। नेक्स्ट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हमने फिर से इसे एनायन और कैटायन में ब्रेक किया। एनायन में हमने क्या ऐड किया, H+ आयन, कैटायन में क्या ऐड किया, OH- आयन। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से टोटल 4 केसेस हमारे सामने संभव है। अब सवाल है कि जब हम सॉल्ट को ऐड करते हैं तो कौन हाइड्रोलिसिस करता है। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं याद करने का कि कौन हाइड्रोलिसिस करता है। हम यहां मैकेनिज्म की बातें नहीं कर रहे हैं, बस यहां अपने को याद होना चाहिए, प्रॉब्लम बनना चाहिए, इसकी बातें कर रहे हैं। तो ट्रिक ये है, हाइड्रोलिसिस वही करता है जो वीक होता है, जो वीक से आया होता है वही आयन हाइड्रोलिसिस करेगा जो वीक पैरेंट से आया है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। यहां पर वीक से कौन आया है, कोई नहीं। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, वाटर का डिसोसिएशन नहीं होगा। इन द सेम वे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मैंने क्या कहा, हाइड्रोलिसिस वही करेगा जो वीक पैरेंट से आया है। तो वीक कौन है, बेस। तो बेस किसको रिलीज करता है, कैटायन को। इसका हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, कैटायन। सो हियर इट विल टेक कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट सॉल्ट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अगेन ट्रिक क्या है, हाइड्रोलिसिस वही करता है जो वीक है। तो वीक कौन है, एसिड। एसिड से कौन आया है, एनायन। तो यहां पे किसका हाइड्रोलिसिस होगा, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट वीक एसिड वीक बेस। क्या यहां पे दोनों वीक हैं, जब दोनों वीक हैं तो मैंने कहा हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, जो वीक है। तो यहां पे हाइड्रोलिसिस कौन करेगा, दोनों ही बोले तो कैटायन एज वेल एज एनायन, इन दोनों के द्वारा यहां पे हाइड्रोलिसिस होगा। नेक्स्ट हमारे सामने सवाल आता है कि जब हाइड्रोलिसिस होगा, राइट, तो सॉल्यूशन का पीएच कैसा होगा। सॉल्यूशन का पीएच हम जज कर सकते हैं। टेबल के लास्ट में आपको मैं याद भी कराऊंगा पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला है, लेकिन आप जज कर सकते हो। अगेन जज करने का आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। अगेन मैं क्या बता रहा हूं, ट्रिक। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। कैसा बनेगा, न्यूट्रल। आप चाहे तो समझें, चाहे तो इसे याद करें ऐसे कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस फिर से H+ और OH- आयन लेगा तो क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आया है तो अगेन H+ और OH- आयन लेने के बाद वो फिर से टूट जाएगा, राइट। तो सॉल्यूशन ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, वो कैसा रहेगा, न्यूट्रल। तो ट्रिक में आपको याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो आपको याद ये रखना है कि जो अब स्ट्रॉन्ग पैरेंट है, पैरेंट कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड, तो जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। सो हेंस हियर सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। अब आप स्ट्रॉन्ग पैरेंट को देखें, जैसा पैरेंट स्ट्रॉन्ग होगा वैसा ही सॉल्यूशन डोमिनेटिंग होगा, ठीक है। मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं NH4Cl का जो सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा होगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है। ऑब्वियसली अगर एसिडिक है इसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा,
राइट। नेक्स्ट इज वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। जैसे मैं नाम लूं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपके पास सबसे पहले सॉल्ट का एग्जांपल आ जाए CH3CONA। अब नंबर 1 हमने बात कर ली हाइड्रोलिसिस किसका होगा, अभी हम बात कर रहे हैं पीएच कैसा होगा। ये कैसा सॉल्ट है बच्चों, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। आप इसके पेरेंट को देखो, कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक, मतलब पीएच कैसा होगा, ग्रेटर देन 7। नेक्स्ट इज वीक एसिड वीक बेस। अब जो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्यूशन होता है वो दोनों एसिड के रिलेटिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी वजह से इनका जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। इसे आप ऑलवेज की कंडीशन में नहीं रख सकते हो, जिसके लिए फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। यहाँ का जो डिसीजन होता है वो Ka और Kb के आधार पे होता है, राइट। अभी तक हमने यहां तक आई होप याद कर लिया। नेक्स्ट, जब मैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के प्रॉब्लम के लिए हमेशा जो चीज आपको फाइंड करनी होगी वो होगी KH, ठीक है। जैसे किसी एसिड का एसिडिक कांस्टेंट है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, राइट। हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं या जब भी इक्विलिब्रियम होता है तो इक्विलिब्रियम का अपना एक कांस्टेंट होता है। अब आज क्योंकि हाइड्रोलिसिस हो रहा तो उसका नाम है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं KH से। जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मेरी ये बात गांठ बांध लो कि सबसे पहले आपको KH के बारे में सोचना है, सबसे पहले आपको KH के बारे में सोचना है, राइट। अब KH का याद करने का तरीका क्या है, KH याद करने का तरीका है KW अपॉन K ऑफ वीक। KH याद करने का तरीका है KW अपॉन K ऑफ वीक, ठीक है। सबसे पहले बात आते हैं फर्स्ट सॉल्ट में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में। इसमें कौन वीक है, कोई नहीं। इसका मतलब क्या यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ, नहीं, तो यहां पे हमारा KH निकालने की आवश्यकता नहीं है, राइट। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बेस क्या है, वीक, और अपना KH याद करने का ट्रिक क्या है, KW अपॉन K ऑफ वीक। तो KW अपॉन वीक कौन है, बेस, तो बेस का क्या होगा, Kb, तो अपना KH का फॉर्मूला हो गया KW अपॉन Kb। आगे आते हैं नेक्स्ट सॉल्ट पे, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड कैसा है, वीक, एसिड है वीक, तो जब मैं इसका KH लिखूंगा तो अपना ट्रिक क्या कहता है, KH इक्वल टू KW अपॉन K ऑफ वीक, तो KH इक्वल टू KW अपॉन K, गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोनों ही वीक, तो अपना KH याद करने का ट्रिक क्या है, KW अपॉन K ऑफ वीक, तो KW अपॉन Ka इंटू KB, ये हो जाएगा KH। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले KH की वैल्यू याद होनी चाहिए, और KH याद करने का तरीका है KW अपॉन K ऑफ वीक। नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पे। जैसे अभी तक हम लोग कहा करते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा, तो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वहां पे एक टर्म डिफाइन होता है दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसे याद करना बहुत आसान है। इमेजिन करो ये अल्फा है, क्या है ये, अल्फा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको वीक एसिड और वीक बेस के लिए फॉर्मूले याद कराए थे, ठीक है। फॉर्मूला कुछ ऐसा था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल टू C इंटू अल्फा, हाँ या ना, Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, और जब बेस था तो Kb इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। एग्जैक्टली वही है, बस आप ये मानो कि जहां अल्फा है वहां H है, जहां K है वहां KH है। देखिए कैसे याद होता है। सबसे पहले आते हैं पहले सॉल्व के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या यहां पे हाइड्रोलिसिस हुआ, नहीं हुआ, तो क्या यहां पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस की बात करने की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का हमें क्या लिखना है, H, मतलब हमें क्या लिखना है, अल्फा, क्या लिखना है, अल्फा। तो आप याद करो वीक एसिड का खेल, वहां पे फॉर्मूला क्या हुआ करता था, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K बाई C, मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा मतलब H इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा सोचो जो वहां अल्फा था वो यहां H है, जो वहां Ka या Kb था वो यहां KH है। तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला याद कराया था K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, मतलब अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K बाई C, तो आज यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C, गॉट इट। उसी प्रकार से अगला फॉर्मूला हो जाएगा फिर से H इक्वल टू अंडर रूट KH अपॉन C। अब वो KH की वैल्यू अलग अलग है, कभी KW अपॉन K भी है तो कभी KW अपॉन K है। याद करने का ट्रिक आपको मैंने KH का भी बताया था। नेक्स्ट बस आपको जो दिमाग में रखना है एक, कि अगर वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो उसके जो H का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ KH, उसके जो H का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ KH। बस ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपन पीएच पे। अब पीएच पे जाएंगे
तो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन कभी एसिडिक है तो कभी बेसिक है। जब एसिडिक है तो वहां पे H+ निकालेंगे, जब बेसिक है तो वहां पे OH- आयन निकालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले सॉल्ट की। पहले सॉल्ट की क्या हमें pH निकालने की आवश्यकता है? नहीं सर। वो कैसा है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। क्या सॉल्यूशन एसिडिक होगा? हाँ, तो हमें क्या निकालना है? H+ आयन। अब याद करते हैं वीक एसिड का केस। वीक एसिड में हम लोग जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालते थे तो कैसे लिखते थे? C इंटू अल्फा, और ऐसे भी तो लिखा करते थे अंडर रूट K इंटू C। बस फर्क क्या है? वहां पर K था, यहां पर क्या है? KH, और C एज इट इज है। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया सेकंड केस का, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के सॉल्ट का कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालने का अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। नेक्स्ट आते हैं अगले सॉल्ट में, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग बेस वाला, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। तो यहां पे H+ नहीं निकालना, यहां पे क्या निकालना? OH- आयन। एक बार OH- आयन आएगा तो H+ भी तो आ ही जाएगा। तो हमने क्या किया? OH- आयन। अगेन फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। नेक्स्ट है अपने पास वीक एसिड वीक बेस। इसका आपको अलग से याद रखना है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW इंटू K इंटू KB। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW इंटू K अपॉन KB। आप बस इतने फॉर्मूले लर्न करिए, यू विल सी हमसे सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। आई होप आपकी टेबल याद हो गई है। अगर ये टेबल आपको याद हो गई, आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स।